हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्टिमेशन फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के बारे में। यानी एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाने के लिए कॉस्ट और रिसोर्सेस और शेड्यूल के बारे में एस्टिमेशन किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग एक ओवरऑल गोल होता है जिसके तहत एक स्ट्रेटजी बनाया जाता है, जिस स्ट्रेटजी के द्वारा हम प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना हो, ट्रैक करना हो या फिर मॉनिटर करना हो, ये हम कर सकते हैं। और इसको करने के लिए जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो क्या करता है, एक रीजनेबल एस्टिमेट्स करता है रिसोर्सेस के बारे में, कॉस्ट के बारे में, शेड्यूल के बारे में। साथ ही साथ इसके साथ साथ वो एस्टिमेट ये भी करता है कि बेस्ट केस और वर्स्ट केस सिनारियोज क्या होंगे इस प्रोजेक्ट के, या इस प्रोजेक्ट का आउटकम क्या होगा, बेस्ट केस क्या होगा और इसका वर्स्ट केस क्या होगा, इसके बारे में भी वो एस्टिमेट करता है। साथ ही साथ इस एक एस्टिमेशंस के दौरान सॉफ्टवेयर टीम्स के लिए प्लान किया जाता है, उनके टास्क को डिफाइन किया जाता है और इन प्लान्स को अडेप्ट किया जाता है और समय-समय पर इनको करने के साथ-साथ अपडेट भी किया जाता है। जैसे-जैसे प्रोजेक्ट बढ़ते जाता है, इसमें कोई बदलाव है तो उन बदलावों को भी किया जाता है। क्यों किया जाता है? सो द एंड रिजल्ट गेट डन ऑन टाइम विथ क्वालिटी। मेन मकसद क्या है? समय सीमा जो तय किया गया है उस समय सीमा के अंदर इसको कंप्लीट करना और क्वालिटी के साथ कंप्लीट करना सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को, इसका मेन मकसद होता है। क्या टास्क होते हैं? सो प्रोजेक्ट प्लानिंग के जो टास्क होते हैं वो टास्क में सबसे पहला आता है एस्टैब्लिश प्रोजेक्ट स्कोप। यानी सबसे पहले प्रोजेक्ट स्कोप को हमें डिफाइन करना है। उसके बाद फिजिबल है या नहीं है वो मुझे चेक करना है, सो डिटरमाइन द फिजिबिलिटी। उसके बाद एनालाइज करना है कि क्या रिस्क आएंगे। ऑब्वियसली अगर से प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग टास्क में रिस्क एनालाइज भी किया जाता है। रिस्क तो आना ही है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे एनालाइज किया जाता है कि किस प्रकार के रिस्क हमें इस एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान देखने के लिए मिलेंगे और कैसे उनको हैंडल करना है। उसके बाद जो रिसोर्सेस लगते हैं उनको डिफाइन करना, डिफाइंड रिक्वायर्ड रिसोर्सेस, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स शामिल है, रीयूजेबल सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस शामिल है, आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल रिसोर्सेस। तो ये तीनों रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्स हो, रीयूजेबल सॉफ्टवेयर रिसोर्स हो, एनवायरमेंटल रिसोर्स हो, ये मुझे रिक्वायर्ड रिसोर्सेस की कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद मुझे एस्टिमेट करना है कॉस्ट और एफर्ट्स, क्या कॉस्ट लगता है और क्या एफर्ट्स लगेंगे इस प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए। सो प्रोजेक्ट को सबसे पहले तो हम डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज द प्रॉब्लम एंड देन डेवलप टू और मोर एस्टिमेट्स। यानी साइज, एलओसी, लाइन ऑफ कोड्स के द्वारा आप डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप एफपी फंक्शनल पॉइंट से डिफाइन कर सकते हैं। प्रोसेस टास्क या यूज केसेस है तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कॉस्ट और एफर्ट्स को एस्टिमेट करने के लिए। और साथ ही साथ रिकॉन्सिल द एस्टिमेट्स, यानी जब आप कॉस्ट और एफर्ट्स को एस्टिमेट करते हैं तो रिकॉन्सिल भी कर सकते हैं। आपको लगा कि कोई बदलाव करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो वो चेंजेस भी आप कर सकते हैं। और जो छठा टास्क होता है डेवलप अ प्रोजेक्ट शेड्यूल, यानी कि आपको एक मीनिंगफुल टास्क सेट बनाना है जिस टास्क सेट के अनुसार सभी लोग काम करेंगे, और उसका एक नेटवर्क फ्रेम करना है जिसके तहत क्या है, जो चार्ट प्रिपेयर किया जाता है उस टाइमलाइन के अंदर टूल्स का इस्तेमाल करते हुए सारे लोग अपने अपने टास्क को परफॉर्म कर सके। और उसको डिफाइन करने के लिए, यानी कि आपको उस एक शेड्यूल को ट्रैक करने के लिए भी मैकेनिज्म रेडी करना पड़ेगा जो कि प्रोजेक्ट शेड्यूल में आएगा। एस्टिमेशन, तो एक अच्छे एस्टिमेशन के बारे में हम तभी बात कर सकते हैं जब एक good estimation approach and solid historical data offers the best hope that
रियलिटी विल विन विन आउट ओवर इम्पॉसिबल डिमांड्स, यानी आपके डिमांड के अनुसार या जो इम्पॉसिबल डिमांड्स होते हैं, एक अच्छे एस्टिमेशन अप्रोच के जरिए और जो पिछला हिस्टोरिकल डेटा है, सॉलिड हिस्टोरिकल डेटा या पास्ट एक्सपीरियंसेस या सिमिलर जो पास्ट आपके प्रोजेक्ट्स है, जिनके इंफॉर्मेशंस के जरिए आप एक विन विन कंडीशन रेडी करते हैं। Estimation of resources, cost, schedule for a software engineer और engineering effort requires। तो उनके लिए क्या ज़रूरी होता है? अगर से एस्टिमेशन करना है रिसोर्सेज, कॉस्ट और शेड्यूल के बारे में, तो सबसे पहले देखेंगे वो एक्सपीरियंस, उनका टीम कैसा है, टीम में कितने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, कितने एक्सपीरियंस्ड लोग नहीं हैं, उसके बारे में वो देखेंगे, एस्टिमेट्स करेंगे। एक्सेस टू गुड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, जिसको मैट्रिक्स भी कहा जाता है, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं या जो पास्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनका इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ कमिट टू क्वांटिटेटिव प्रेडिक्शंस, यानी क्वांटिटेटिव प्रेडिक्शन के साथ साथ आपको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस का भी होना बहुत ज़रूरी होता है एस्टिमेशन के दौरान। और साथ ही साथ जब हम एस्टिमेट करते हैं, टास्क को डिफाइन करते हैं, तो रिस्क भी होते हैं और वो रिस्क अनसर्टन होते हैं, यानी कि अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा होती है एस्टिमेशन के दौरान। आप फिक्स नहीं बता सकते कि इतना ही कॉस्ट, इतना ही रिसोर्स लगेगा, मे बी वैरी भी हो सकता है। जब आपका प्रोजेक्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो और प्रोजेक्ट साइज और उसका डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर अनसर्टन हो, तो आपके एस्टिमेशन रिलायबिलिटी के ऊपर भी वो इफेक्ट कर सकता है। सॉफ्टवेयर का स्कोप क्या होना चाहिए? सॉफ्टवेयर स्कोप डिस्क्राइब करता है आपके फंक्शंस के बारे में, फीचर्स के बारे में, किस प्रकार से फंक्शंस और फीचर्स को डिलीवर्ड किया जाएगा एंड यूजर्स को। और साथ ही साथ स्कोप ये भी डिफाइन करता है डेटा दैट आर इनपुट एंड आउटपुट, किस प्रकार का डेटा इनपुट किया जा रहा है और आउटपुट किया जा रहा है, कंटेंट किस प्रकार के प्रेजेंट है यूजर्स के लिए। और साथ ही साथ परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करता है स्कोप, इंटरफेसेस क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, कॉन्स्ट्रेंट्स कैसे है, कितना रिलायबल है, रिलायबिलिटी कितना है इस एक सॉफ्टवेयर का, ये सारे स्कोप में डिफाइन किया जाता है। स्कोप इज डिफाइंड यूजिंग वन ऑफ टू टेक्निक्स, यानी सॉफ्टवेयर को स्कोप को डिफाइन करने के लिए दो टेक्निक का सहारा लिया जाता है। इन दोनों में से किसी भी टेक्निक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अ नैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सॉफ्टवेयर स्कोप इज डेवलप्ड आफ्टर कम्युनिकेशन विथ ऑल स्टेक होल्डर्स। आप एक नैरेटिव स्कोप भी बना सकते हो, सॉरी नैरेटिव डिस्क्रिप्शंस रेडी कर सकते हैं आपके सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करके, या फिर आप एंड यूजर्स के आप यूज केसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर फिजिबिलिटी, जैसे फिजिबिलिटी नाम यहाँ पे सजेस्ट करता है कि क्या ये सॉफ्टवेयर फिजिबल है, बेनिफिशियल है। As the name suggests, feasibility study is the feasibility analysis, or it is a measure of the software product in terms of how much beneficial product development will be for the organization in practical point of view। यानी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सॉफ्टवेयर कितना बेनिफिशियल होगा, इसके उपयोग क्या होंगे, इससे क्या क्या बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में भी इस एक सॉफ्टवेयर फिजिबिलिटी में हम बात कर सकते हैं। साथ ही साथ फिजिबिलिटी स्टडी क्या करता है, कैरी आउट on many purposes to analyze whether the software product will be right in terms of development, implementation, contribution of project to the organization, etc। यानी फिजिबिलिटी स्टडी ना बल्कि क्या बेनिफिट्स देगा इसके बारे में बात नहीं करता है, ये साथ ही साथ ये डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशंस में, किस प्रकार से इसका उपयोग होगा और क्या कंट्रीब्यूट करेगा ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को, इसके बारे में भी ये फिजिबिलिटी
बात करता है। टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी में अगर से देखा जाएगा तो टेक्निकल फिजिबिलिटी आती है। टेक्निकल फिजिबिलिटी जो कि इवैल्यूएट्स करती है करंट टेक्नोलॉजीज को which are needed to accomplish customer requirements within the time and budget। इस फिजिबिलिटी के अनुसार हम ये जान सकते हैं कि करंट टेक्नोलॉजी क्या है और यूजर्स का रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चाहते हैं दिए गए हुए समय में और बजट में, क्या टेक्नोलॉजी हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी में हम पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रकार है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी क्या करता है, असेस करता है रेंज इन विच द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स अ सीरीज ऑफ लेवल्स टू सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। यानी कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करना हो या बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो, या अलग अलग लेवल पर, बिजनेस के अलग अलग लेवल पर, या यूं कहा जाए जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं बिजनेस के, उन स्टेजेस में हमारा सॉफ्टवेयर किस प्रकार से परफॉर्म करता है और किस प्रकार से उनको ऑपरेशनल एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी ये दूसरा टाइप है। तीसरा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, ये which decides whether the necessary software can generate financial profit for an organization। यानी इस एक फिजिबिलिटी में हम ऑर्गेनाइजेशंस को समझाते हैं कि इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने से किस प्रकार से इकोनॉमिकली फाइनेंशियली ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है। सॉफ्टवेयर न इस्तेमाल करना न करने से क्या बेनिफिट नहीं होंगे और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने से क्या बेनिफिट होगा, फाइनेंशियली कैसे ग्रोथ होगा ऑर्गेनाइजेशन का, क्या बेनिफिट्स होंगे, इसके बारे में इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में बताया जाता है। इसके बाद अगर से रिसोर्सेज की बात किया जाए तो प्रोजेक्ट रिसोर्सेज सिंपली मींस रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल डेवलपमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। जब किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करते हैं, प्रोजेक्ट अगर से अच्छा डेवलप होना चाहिए, सक्सेसफुल डेवलपमेंट होना चाहिए, कंप्लीशन सक्सेसफुली करना है, तो उसके रिसोर्सेज बहुत मायने रखते हैं। प्रोजेक्ट रिसोर्सेज के ऊपर ही डिपेंड करता है सक्सेसफुल डेवलपमेंट और कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। और ये रिसोर्सेस क्या होते हैं? कैपिटल हो सकता है, पीपल्स ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, मटेरियल्स, टूल्स, सप्लाईज, यानी रिसोर्सेस कोई भी रिसोर्स हो सकता है, मटेरियल्स हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, सप्लाईज हो सकते हैं, जो कि हमारे काम के लिए या हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम के लिए हेल्पफुल हो। तो बिना इन रिसोर्सेस के हम हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो चाहिए ह्यूमन रिसोर्स हो, कैपिटल हो यानी कॉस्ट हो, रिसोर्सेस जैसे मटेरियल, टूल, सप्लाईज, इन सभी की तो आवश्यकता लगती ही है। इन प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज, आइडेंटिफिकेशन of the sources that are required for completing of the project and how they will be allocated is key element and very important task to do। यानी हम किस प्रकार से इन एक रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर से आप देखेंगे तो इस पिरामिड स्ट्रक्चर के जरिए आप इजीली समझ सकते हैं कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स की आवश्यकता लगती है। रिसोर्सेस जिसे हम बोलते हैं, रिसोर्सेस में हार्डवेयर रिसोर्सेस हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस हो सकते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। साथ ही साथ रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की भी आवश्यकता लगती है और ह्यूमन रिसोर्स यानी कि पीपल्स की भी आवश्यकता लगती है। सो इनको हम बोलते हैं दीज आर द वेरी एसेंशियल रिसोर्सेस दैट आर कंसिडर्ड and are very essential for execution of the project and completion of the project on time and on budget। These resources can be donated by pyramid which is also known as resource pyramid। यानी इस एक पिरामिड स्ट्रक्चर से हम ये डिनोट कर सकते हैं कि ये रिसोर्स पिरामिड के जरिए हमारे तीन जो
इम्पोर्टेंट जो रिसोर्सेस होते हैं जिसके जरिए हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं एंड अदर रिसोर्सेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस होते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस में बात करते हैं तो सबसे पहला जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स आते हैं या पीपल्स, जैसे पिरामिड स्ट्रक्चर में पीपल्स बोल के दिया गया है, ठीक है। पीपल्स या ह्यूमन रिसोर्स plays an important role in software development process, no matter what size is and how much complexity is there in project. If you want to perform a project task in an efficient manner, then human resources are very essential. यानी कि आप कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना कॉम्प्लेक्स है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर से आपके पास इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स है तो आप इजीली आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। स्मॉल प्रोजेक्ट्स जैसे कि यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं, इन ह्यूमन रिसोर्सेस को पोजीशन जो किया जाता है वो सॉफ्टवेयर मैनेजर क्या करता है, जो कि ओवरऑल इंचार्ज होता है इस एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का, वो डिप्लॉय करता है। कितने डेवलपर्स चाहिए, कितने टेस्टर्स चाहिए, कितने इंजीनियर्स चाहिए, और कौन कौन से लोग लगते हैं और कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्स लगते हैं, इसके अनुसार क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस में पोजीशन किया जाता है। और ये सारी पोजीशंस उनके स्किल्स और स्पेशलिटी के अनुसार उनको दिया जाता है। क्या प्रोजेक्ट छोटा है, बड़ा है, इंडिविजुअल क्या परफॉर्म कर सकता है इस टास्क को, या टीम चाहिए इसके लिए, इसके अनुसार क्या किया जाता है, उनको ग्रुप ऑफ पीपल्स में डिवाइड किया जाता है या इंडिविजुअल टास्क दिया जाता है। उसी प्रकार से जो दूसरा टाइप होता है वो है रीयूजेबल कंपोनेंट्स। यानी रीयूजेबल कंपोनेंट्स में यहाँ पे हम बात करते हैं कि किन किन कंपोनेंट्स को हम रीयूज कर सकते हैं। फॉर bringing ease in the software development process or accelerate the development process, software industry prefers to use some ready software components. यानी ready component software यानी कि reusable resources जो कि ऑलरेडी बनाए होते हैं, जिसका इस्तेमाल कई बार पिछले प्रोजेक्ट्स में, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स में किया जाता है, जिनके कुछ कंपोनेंट्स को दोबारा से इसमें भी यानी इस एक प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। The component can be defined as the software building blocks that can be created and reused in the software development process. Generally, regardless of their type, size, complexity, all project needs money. Managing budget for project is one of the most important tasks that all the project managers have to do. The reusable resources, also known as the cost resources, are very helpful as they help in reducing the overall cost of the development. The use of the component emphasizes reusability. This is also termed as the component-based software engineering. So component-based software engineering की बात हम जब करते हैं तो कुछ components reusable होते हैं, reuse किया जाता है। कुछ resources ऐसे भी होते हैं जिनको बार बार हम reuse कर सकते हैं। तो इस प्रकार से reusable software components का भी इस्तेमाल किया जाता है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। जो तीसरा टाइप होता है रिसोर्सेस में वो होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स। सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स जैसे कि दीज आर द एक्चुअल मटेरियल रिसोर्सेस दैट आर द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी बिना हार्डवेयर एंड बिना सॉफ्टवेयर टूल्स के तो कोई सॉफ्टवेयर बनता नहीं है, कोई डेवलपमेंट होता भी नहीं है। तो इसीलिए इसको एक्चुअल मटेरियल्स या एक्चुअल रिसोर्सेस ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कहा जाता है। और इस प्रकार के जो रिसोर्सेस होते हैं, दिस टाइप ऑफ रिसोर्स शुड बी प्लान्ड बिफोर स्टार्टिंग डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, अदरवाइज it way causes the problem for the project. For example, if you require certain software elements during performing the task and somehow you can't manage to get them on time, even they could take a few weeks to ship from manufacturers, तो this will cause a delay to your project. यानी कि कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स या स्पेशल ऐसे कंपोनेंट्स लगते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए जरूरी होते हैं,
और डेवलपमेंट के दौरान आपको अगर से लगा कि इसका इस्तेमाल करना है, तब जाके आप मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर दे रहे हो कि ये स्पेशल हार्डवेयर डिवाइस मुझे चाहिए मेरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, तब तक क्या हो जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिले हो जाएगा। तो उसी लिए जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स लगते हैं, टूल्स लगते हैं, सॉरी, उनको वेल प्लान्ड करना होता है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, जैसे कि हमने पहले भी बात किया है कि कॉस्ट, रिसोर्सेस, एफर्ट्स क्या लगते हैं, इसका एस्टिमेशन किया जाता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में। यहाँ पे अगर से मैं बात करूंगा तो कुछ नंबर ऑफ ऑप्शंस लगते हैं। नंबर ऑफ ऑप्शंस अराइजेस टू अचीव द रिलायबल कॉस्ट एंड एफर्ट एस्टिमेट्स, यानी कि कॉस्ट और एफर्ट्स को एस्टिमेट करने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस की जरूरत लगती है, जिसमें डिले एस्टिमेशन अंटिल लेट इन द प्रोजेक्ट, यानी कि जब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता आप एक्यूरेटली 100% आप एस्टिमेशन नहीं कर सकते कि कॉस्ट और एफर्ट इतना ही लगेगा बोल के। दूसरी चीज ये होती है बेस्ड एस्टिमेट ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, यानी बेस एस्टिमेट्स यानी कि पिछले कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया होता है, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, जिसके जरिए भी आप पता लगा सकते हैं कि कॉस्ट और एफर्ट्स कितना लगता है। तो ये एस्टिमेशन भी पॉसिबल है। यूज रिलेटिवली सिंपल डिकम्पोजिशन टेक्निक टू जनरेट द प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड एफर्ट एस्टिमेट्स, यानी डिकम्पोजिशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके डिवाइड एंड कनकर करके भी आपके प्रॉब्लम्स को आप प्रोजेक्ट के कॉस्ट और एफर्ट्स को एस्टिमेट्स कर सकते हैं। और आप एक या एक से ज्यादा इंपेरिकल मॉडल्स का इस्तेमाल करके भी सॉफ्टवेयर के कॉस्ट को और एफर्ट्स का एस्टिमेशन कर सकते हैं। डिकम्पोजिशन टेक्निक्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये डिकम्पोजिशन जो टेक्निक्स होते हैं वो है डिवाइड एंड कनकर अप्रोच के ऊपर काम करते हैं, जिसके जरिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन किया जाता है। और ये डिकम्पोजिशन टेक्निक्स जो इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए एक्यूरेटली न सही मगर अप्रोक्सीमेटली हम क्या कर सकते हैं, एक कॉस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं, कॉस्ट, रिसोर्सेस, शेड्यूल, टाइम डिफाइन कर सकते हैं। So cost and efforts estimation can be performed step by step on each component. So जब हम decomposition technique इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी cost और efforts का estimation क्या है, step by step manner में component wise ही किया जाता है। Software cost estimation is a form to solve a problem. Most of the times the problem to be solved is too complex to be solved in a single step. Then the problem is decomposed into number of components in a order to achieve an accurate cost estimates. यानी कि जब आप सॉफ्टवेयर के कॉस्ट को एस्टिमेशन करना चाहते हैं तो एक सिंगल स्टेप में भी कॉस्ट को हम एनालाइज नहीं कर सकते या पता नहीं कर सकते, जिसके लिए हमें नंबर ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना होता है जब अगर से हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो। तो तब हम क्या करते हैं, हम डिकम्पोज्ड करते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए कि कॉस्ट को एस्टिमेट किया जा सके। जिसके लिए डिकम्पोजिशन टेक्निक्स में हम दो अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर टू अप्रोचेस इन डिकम्पोजिशन टेक्निक्स। पहला है प्रॉब्लम बेस्ड एस्टिमेशंस और दूसरा है प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशंस। यानी प्रॉब्लम बेस्ड एस्टिमेशंस में प्रॉब्लम के अनुसार उसके अनुसार एस्टिमेशन करते हैं, और प्रॉब्लम कितना बड़ा है, एलओसी कितना है, एफपी कितने हैं, इसके अनुसार, या फिर हम प्रोसेस के अनुसार उसके एस्टिमेशन को कर सकते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड एस्टिमेशंस में एलओसी लाइन ऑफ कोड्स, यानी कि मेरे ओवरऑल प्रोजेक्ट में कितने कोड्स हैं, फॉर एग्जांपल 30K अगर से एलओसी है, 30,000 अगर से लाइन ऑफ कोड है, तो वैसे मैं डिफाइन कर सकता हूं कि इसका कॉस्ट कितना होगा, एफर्ट कितना होगा, या फिर मैं फंक्शनल पॉइंट्स के जरिए भी मैं डिफाइन कर सकता हूं कि कॉस्ट और एफर्ट्स कितना होगा। Yet both have a number of characteristics in common.
LOC एंड FP में बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होते हैं। सो इनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं और कॉस्ट को डिफाइन कर सकते हैं, कॉस्ट और एफर्ट्स कितना लगता है। Process based estimation. The most common technique for estimating a project is to base the estimate on the process that will be used. That is, the process is decomposed into relatively a small set of activities, actions, and tasks, and the effort required to accomplish each is estimated. यानी प्रोसेस बेस्ड में आप अपने पूरे प्रॉब्लम को डिकम्पोज्ड कर सकते हैं, या डिवाइड एंड कनकर रूल को फॉलो करके आप अपने प्रॉब्लम को जब आप डिकम्पोज करते हैं या रिलेटिवली स्मॉल सेट ऑफ एक्टिविटीज में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ GUI कितने लगेंगे, फॉर्म्स कितने लगेंगे, रिपोर्ट्स कितने लगेंगे, अगर से इनमें आप अगर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके भी आप एस्टिमेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लाइक द प्रॉब्लम बेस्ड टेक्निक, process based estimation begins with the delineation of software functions obtained from the project scope. A series of framework activity must be performed for each function. So हम इस एक प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशन को प्रोजेक्ट के स्कोप से भी पता कर सकते हैं। ऑटोमेशन एस्टिमेशन भी कर सकते हैं। ऑटोमेटेड एस्टिमेशन टेक्निक्स फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स कहा जाता है, जिसके जरिए ऑटोमेटेड एस्टिमेशन टूल्स अलाउस द प्लानर टू एस्टिमेट द कॉस्ट एंड एफर्ट्स टू परफॉर्म व्हाट इफ एनालिसिस फॉर important project variables such as delivery date or staffing. Although many automated estimation tools exist, all exhibit the same general characteristics and all perform the following 6 generic functions. यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जब आप ऑटोमेटेड एस्टिमेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेशन एस्टिमेशन टेक्निक्स के जरिए आप इन टूल्स का इस्तेमाल करके भी ये पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने लगते हैं एंड नंबर ऑफ स्टाफिंग्स, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स कितना लगता है, टाइम कितना लगेगा, आपको टूल्स एंड टेक्निक्स क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये भी आप एस्टिमेट कर सकते हैं। सो ऑटोमेटेड एस्टिमेशन टेक्निक्स के लिए सबसे पहले साइजिंग ऑफ द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल, यानी कि आपका प्रोजेक्ट का साइज क्या है, इसको पता किया जाता है। यानी कि KLOC, किलो लाइन ऑफ कोड, क्या है आपके प्रोजेक्ट का, कितने रिपोर्ट्स है, कितने स्क्रीन्स है, कितने फंक्शनल पॉइंट्स है, FPs कितने हैं और कितने डॉक्यूमेंट्स है। तो इसके साइज के ऊपर भी एस्टिमेशन किया जाता है। और साथ ही साथ सेलेक्टिंग द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट के एक्टिविटीज क्या है, अप्रोप्रिएट प्रोसेस फ्रेमवर्क इज सेलेक्टेड एंड द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क सेट इज स्पेसिफाइड। यानी कि किस प्रकार का एक फ्रेमवर्क आपने बनाया हुआ है और उस फ्रेमवर्क के जरिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क को आप स्पेसिफाई कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तीसरा होता है प्रिडिक्टिंग स्टाफिंग लेवल्स। स्टाफिंग लेवल्स यानी कि नंबर ऑफ पीपल्स who will be available to do the work is specified, यानी कितने लोग सबसे पहले एनालाइजिंग स्टेज में काम करेंगे, डेवलपमेंट में कितने लोग काम करेंगे, टेस्टिंग में कितने लोग काम करेंगे, और उनके बीच का कोऑर्डिनेशन क्या होगा, या टास्क कंप्लीट होने के बाद क्या सभी लोगों को हम टास्क कंप्लीट होने के बाद निकाल देंगे या उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, या दोबारा से ज़रूरत गिरता है या कोई रिकाउंसिल होता है कोई रिक्वायरमेंट तो उसके लिए रखेंगे। तो इन सारे चीज़ों के बारे में प्रिडिक्टिंग स्टाफिंग लेवल्स में एस्टिमेट किया जाता है कि कितने लोग लगते हैं किन किन कामों के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्या है, कौन से जगह पे सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स लगेंगे, ये प्रिडिक्टिंग स्टाफिंग लेवल में किया जाता है। अगला होता है प्रिडिक्टिंग सॉफ्टवेयर एफर्ट्स की estimation tools use one or more models that relate the size of the project deliverable to the effort required to produce them। यानी कि हम
किस प्रकार का एफर्ट डाल रहे हैं, साइज क्या है डिलीवरेबल प्रोजेक्ट का, कितना डॉक्यूमेंट है, जीयूआई रिपोर्ट्स वगैरह वगैरह, प्रिडिक्टिंग सॉफ्टवेयर एफर्ट्स कि किस मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या टूल एक इस्तेमाल किया जा रहा है या एक से ज्यादा टूल्स या मॉडल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये इसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि प्रिडिक्शन क्या है सॉफ्टवेयर एफर्ट्स का, कितना एफर्ट्स हम डाल रहे हैं प्रोड्यूस करने के लिए सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट। प्रिडिक्टिंग सॉफ्टवेयर कॉस्ट, given the result of step 4, the cost can be computed by allocating labor rates to the project activities noted in step 2. step 2 यानी कि human resources को हमने define किया है। selecting the project activities क्या है, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज यानी कि हर एक स्टेज पे क्या एक्टिविटी परफॉर्म किया जा रहा है, शेड्यूल क्या है, टास्क क्या है, कितने लोग लगेंगे वहां पे और एफर्ट कितना लगता है, स्टेप नंबर 4 में डिफाइन किया है। इससे हम प्रिडिक्टिंग द सॉफ्टवेयर कॉस्ट, हम सॉफ्टवेयर का कॉस्ट कितना होगा ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो छठा टेक्निक होता है, जो छठा टेक्निक है प्रिडिक्टिंग सॉफ्टवेयर शेड्यूल्स। when effort, staffing level and project activities are known, यानी हमको पता है क्या एफर्ट लग रहा है, कितना एफर्ट है, कितना स्टाफिंग लेवल लग रहा है और प्रोजेक्ट एक्टिविटीज क्या क्या लग रहे हैं। ओके, तो हम तब जाके हम एक शेड्यूल को ड्राफ्ट कर सकते हैं। A draft schedule can be produced by allocating labor across software engineering activity based on recommended model for effort distribution, यानी डिफरेंट मॉड्यूल्स में क्या एफर्ट लग रहा है और क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है, कितने लेबर लग रहे हैं। लेबर यानी कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम आएगा, ह्यूमन रिसोर्स या पीपल्स बोल सकते हैं, वो कितने लोग लग रहे हैं। इसके जरिए हम ये पता कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर शेड्यूल क्या है, शेड्यूलिंग कैसे है और कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा ये पता कर सकते हैं। So thank you very much for watching.